हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। तो क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हम करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के तहत हम अति सूक्ष्मतर निकाय, बहुत ही सूक्ष्म निकाय हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। अब क्वांटम मैकेनिक्स है, उसको पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्वांटम मैकेनिक्स को हम पढ़ रहे हैं क्योंकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो कुछ फिजिकल फिनोमेना थे, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब 19वीं सदी तक, 1900 के अंत तक जो फिजिक्स हमें ज्ञात थी, उस फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। उस क्लासिकल फिजिक्स के तहत हम पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसके अंदर हमारी आती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन, ये आते हैं। इसके अलावा हमारे पास आती है उसमें क्लासिकल फिजिक्स के तहत थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, और क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अर्थात क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्लासिकल फिजिक्स थी, वो कब तक की फिजिक्स को हम बोलते हैं? 1900 तक जो फिजिक्स थी, जो कुछ ज्ञात हो गया था, उस सब को हम क्लासिकल फिजिक्स के तहत अध्ययन करते हैं। इस क्लासिकल फिजिक्स में हमने क्या क्या अध्ययन करते हैं अपन? क्लासिकल मैकेनिक्स, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए। इसके अलावा इसमें आती है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ये भी आपने कुछ कुछ पढ़ी हुई है, और इसका जो बाकी का जो पार्ट है वो हम इसी वर्ष प्रथम पेपर के अंदर पढ़ेंगे। और तीसरी जो थी हमारी थी, वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो आप पढ़ के भी आए हो 12th क्लास में, और फर्स्ट ईयर में भी इसका एक पूरा पेपर आपने पढ़ लिया। तो ये जो फिजिक्स है वो हमारी कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स। अगर हमारे पास इतना सब कुछ था तो फिर क्वांटम फिजिक्स पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत पड़ गई? तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, अर्थात 1899 या जो अंतिम वर्ष थे 1900, जो 19वीं सदी थी उसके, और 20वीं सदी के प्रारंभ में, और 20वीं सदी के प्रारंभ में कुछ वैज्ञानिक प्रयोग ऐसे थे जिनके रिजल्ट थे वो इन मैकेनिक्स के बेस पे एक्सप्लेन नहीं किए जा सके। अर्थात इस क्लासिकल फिजिक्स के नियमों से उन प्रयोगों के परिणामों की व्याख्या नहीं की जा सकी। इसलिए हमें क्वांटम फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। ऐसा नहीं था कि इन्होंने इन नियमों से उनकी व्याख्या करने की कोशिश नहीं की, कोशिश की, लेकिन वो पूर्णतया उनकी व्याख्या करने में सफल नहीं हो पाए। अब कुछ ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ, जो एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे। उनमें हमारा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। क्या था? कर्षणिका विकिरण स्पेक्ट्रम। और क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और है हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। और जो अपना
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं उनकी जो गति थी उनको भी हम इन नियमों के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अर्थात क्लासिकल फिजिक्स थी वो इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में पूर्णतया सफल नहीं हो पाई थी। इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्वांटम मैकेनिक्स की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्वांटम मैकेनिक्स की। अब जैसा कि आप जानते हो कि क्लासिकल फिजिक्स है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसको इन जनरल किस में डिवाइड करते हैं अपन? न्यूटोनियन मैकेनिक्स और लैग्रांजियन मैकेनिक्स और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। जैसा एक ही वैज्ञानिक के नाम पे पूरी फिजिक्स का नाम रख दिया न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लैग्रांजे के नाम पे रख दिया लैग्रांजियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन के नाम पर हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। अर्थात इसके पूरे नियम थे वो अकेले न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स था, उसके डेवलपमेंट में बहुत से वैज्ञानिकों का योगदान रहा, जिनमें से है हमारे पास श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और डिराक। और भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस क्वांटम मैकेनिक्स में अपना योगदान दिया था। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके इन फिजिकल फिनोमेना की जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहला फिजिकल फिनोमेना या जो एक्सपेरिमेंट है वो है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। कौन सा था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम से पहले हमें पता होना चाहिए ब्लैक बॉडी होती क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी या फिर इसको हम कहते हैं कर्षणिका। क्या कहते हैं? कर्षणिका। ये कर्षणिका क्या होती है? कर्षणिका मतलब काला। कोई वस्तु काली कब दिखाई देती है? वो तब दिखाई देती है जब उस पे जो लाइट गिर रही है उसका वो क्या कर ले? पूर्णतया अवशोषण कर ले। तो ऐसी वस्तु हमारी क्या कहलाती है? कर्षणिका कहलाती है। अर्थात कर्षणिका क्या है? वह पिंड है जो क्या कर ले? इस पर आपतित होने वाली सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों का ये क्या कर ले? अब्जॉर्प्शन कर ले या अवशोषण कर ले। तो ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? आदर्श कर्षणिका कहलाती है। अर्थात इसकी एब्जॉर्प्टिविटी या फिर अवशोषकता का मान कितना होता है? 1 होता है। अर्थात इस पे जो भी तरंगदैर्ध्य या किसी भी तरंगदैर्ध्य की विकिरण इस पे गिरेगी तो उसका क्या कर लेगी? ये अवशोषण कर लेगी। अब किरचॉफ का नियम हमें क्या कहता है? किरचॉफ का नियम कहता है कोई वस्तु है वो जितनी अच्छी अवशोषक है उतनी ही अच्छी क्या होगी? उत्सर्जक होगी। अर्थात ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी भी क्या होगी? 1 होगी। उसकी उत्सर्जकता भी क्या होगी? 1 होगी। ये किसके लिए है? ध्यान रखना, ये आइडियल के लिए। किसके लिए है? आइडियल, आदर्श स्थिति के लिए दोनों 1 होंगे। अगर हमारी स्थिति आदर्श नहीं है तो ये 1 नहीं होंगे। ये है हमारी ब्लैक बॉडी। अब इस ब्लैक बॉडी की रचना कैसे करते हैं? ऐसी वस्तु कैसे बनाते हैं? क्या हम एक फ्लैट सरफेस ले लें उसको ब्लैक बॉडी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि उस पर अगर कोई रे है वो गिरेगी तो उसके कुछ भाग का परावर्तन भी हो सकता है और कुछ भाग का पारगमन भी उसमें से हो सकता है। तो ऐसी वस्तु हमारी क्या कहलाएगी? ब्लैक बॉडी नहीं कहला सकती है। तो प्रयोग के लिए 1899 में लूमर और प्रिंगसाइम नाम के 2 साइंटिस्ट थे। लूमर और प्रिंगसाइम नाम के 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक ब्लैक बॉडी तैयार की। क्या की? एक ब्लैक बॉडी तैयार की। और वो ब्लैक बॉडी क्या कर रही थी?
सभी तरंग दैर्ध्य का क्या कर रही थी, उत्सर्जन कर रही थी। तो हम प्रयोग के लिए एक ब्लैक बॉडी है उसकी कल्पना कर लेते हैं। वो क्या है, एक इस टाइप का कोटर है। क्या है, कोटर है जिसकी जो इनर सरफेस है, इसकी इनर सरफेस है वो क्या है, ब्लैक कोटेड है। क्या है, काली की हुई है इसकी इनर सरफेस। और इसके अंदर एक छोटा सा क्या बना दिया गया है, होल बना दिया गया है। ये होल क्या कर रहा है, बाहरी परिवेश के साथ इसका कांटेक्ट बना रहा है। अब ये क्या करेगी, इस पे जो भी विकिरण गिरेगी उसका पूर्णतया अवशोषण कर लेगी। कैसे, क्योंकि एक तो हमने इसको ब्लैक कोटेड कर दिया है, तो जो ब्लैक सरफेस है वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करती है। अगर कुछ पार्ट अब्जॉर्ब नहीं भी हुआ तो वो कैसे अब्जॉर्ब होगा, वो परावर्तन के द्वारा हो जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ से बाहर से एक इसमें जो विकिरण है वो गिर रही है, ये विकिरण यहाँ आएगी, यहाँ से ये परावर्तित होकर यहाँ जाएगी। अगर यहाँ पे वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाई, थोड़ा बहुत पार्ट अगर उसका रह गया तो वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ भी नहीं हो पाई तो यहाँ से परावर्तित होकर कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। यहाँ भी अगर नहीं हो पाई तो यहाँ जाएगी, यहाँ भी नहीं हो पाई तो यहाँ। इसका मतलब इसके अंदर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और उसके द्वारा जो रे इस पे गिर रही है वो क्या हो जाएगी, इसमें अवशोषित हो जाएगी, चाहे उस रे की तरंग दैर्ध्य कुछ भी क्यों ना हो। तो ये स्थिति हमारी किसकी है, एक ब्लैक बॉडी की है। इसका मतलब हमने अभी देखा है कि ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, अवशोषण गुणांक भी 1 होता है और उसका उत्सर्जन क्षमता है वो भी क्या होती है, 1 होती है। अगर हम क्या करते हैं, इस कर्षणिका है, उस कर्षणिका को मैं क्या करता हूं, गर्म करता हूं। क्या करता हूं, गर्म करता हूं किसी टेम्परेचर T पे। तो आप सभी जानते हो अगर जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उससे क्या निकलती है, थर्मल रेडिएशन निकलती है। क्या निकलती है, थर्मल रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं ऊष्मीय विकिरण। क्या हुई ऊष्मीय विकिरण, ताप के द्वारा किसी वस्तु के द्वारा उत्सर्जित विकिरण हमारी क्या कहलाती हैं, ऊष्मीय विकिरण कहलाती हैं। अगर मैंने इस ब्लैक बॉडी को क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो गर्म कर दिया तो इसके अंदर जो एटम्स हैं, इस ब्लैक बॉडी की दीवारों में जो कण हैं वो क्या करेंगे, विकिरणों का उत्सर्जन करेंगे। जैसे यहाँ से एक विकिरण निकली है, यहाँ से भी निकली है, यहाँ से भी निकली है, तो ये पूरा का पूरा कोटर हमारा किससे भर जाएगा, विकिरणों से भर जाएगा। हमने अगर टेम्परेचर इसका फिक्स कर दिया है, नियत कर दिया है, तो क्या होगा, उस केस में ये जो भरा हुआ पार्ट है इसमें से कुछ विकिरणें क्या करेंगी, बाहर निकलना शुरू कर देंगी। क्यों निकलना शुरू कर देंगी, क्योंकि हमने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया है, नियत कर दिया है। नियत का मतलब अगर हम इसका ताप बढ़ाते रहें तब इसमें क्या हो जाएंगी, विकिरणों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी इसका तापमान भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये हमें नियत करना है, इसका मतलब जो ज्यादा विकिरण है वो क्या हो जाएंगी, इसके परिवेश के साथ कांटेक्ट होगा उनका और वो बाहर निकलना शुरू कर देंगी। ये जो विकिरण बाहर निकल रही थी किसी टेम्परेचर T पे, उन विकिरणों को लूमर और प्रिंगसाइन ने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, एकत्रित कर लिया और उनका क्या कर लिया, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। ग्राफ किसका प्लॉट किया उन्होंने, उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्ध्य के मध्य ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया। अब बात आती है हमारी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता की। किसकी बात आती है, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। होती क्या चीज है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, कर्षणिका के कर्षणिका से एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से, कर्षणिका से एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से
एकांक तरंग दैर्ध्य, या एकांक की बजाय इसको हम कह सकते हैं कोई निश्चित तरंग दैर्ध्य। कर्षणिका से एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की मात्रा। कर्षणिका से एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित एक निश्चित तरंग दैर्ध्य है, उसकी मात्रा या फिर उस तरंग दैर्ध्य के संगत ऊर्जा की मात्रा हमारी क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। अर्थात हम किसी पर्टिकुलर समय या जैसे अपन किसी 1 सेकंड के अंदर इस कर्षणिका के एकांक क्षेत्रफल से कितनी ऊर्जा बाहर निकल रही है किसी तरंग दैर्ध्य के लिए, वो हमारी क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। इस स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्ध्य के मध्य ल्यूमर और प्रिंगसाइन ने क्या किया? एक ग्राफ प्लॉट किया। उस ग्राफ का नाम क्या है? कर्षणिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उस ग्राफ का क्या नाम है? कर्षणिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। वो ग्राफ कैसा आया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ग्राफ हमारा इस प्रकार से आया। इस एक्सिस पे हमारी क्या थी? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, और इस एक्सिस पे हमारी क्या थी? तरंग दैर्ध्य थी। ये है कोई आर्बिट्रेरी यूनिट, और ये है हमारी 10⁴ एंगस्ट्रम के अंदर है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 0 है लैम्डा, यहाँ पे है 0.5, यहाँ है 1, और इस तरीके से इसमें है। और ये आर्बिट्रेरी यूनिट है कोई 1, 2, 3। अब उन्होंने क्या किया? इस कर्षणिका का टेम्परेचर क्या कर लिया? नियत रखा। सपोज करो वो टेम्परेचर था उनका T1। उस टेम्परेचर पे उन्होंने क्या किया? ग्राफ जब प्लॉट किया तो वो ग्राफ किस प्रकार का आया? इस प्रकार का ग्राफ आ गया। जब उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर क्या कर दिया? T2 कर दिया, तो जो ग्राफ है वो उनको मिला इस प्रकार से। फिर उन्होंने और बढ़ाया टेम्परेचर, तो उनका जो ग्राफ है वो कैसा आया? इस प्रकार का। फिर टेम्परेचर उन्होंने बढ़ाया तो जो ग्राफ है वो आया उनका इस प्रकार से आगे। ये है ग्राफ उनका T1 पे, ये T2 पे, ये T3 पे, ये T4 पे इनका ग्राफ था। इस ग्राफ से हम इस ग्राफ का जो परिणाम थे, क्या रिजल्ट थे, ये क्या क्या उन्होंने देखा, उसकी हम बात कर लेते हैं। ये ग्राफ आपको क्या क्या बता रहा था वो उन्होंने देख लिया। प्रायोगिक परिणाम। इस प्रयोग के जो परिणाम हैं वो उन्होंने देखे। तो उन्होंने क्या देखा? एक तो उन्होंने सबसे पहले चीज तो क्या देखी? भिन्न भिन्न टेम्परेचर पे क्या मिल रहा उनको? जो ग्राफ है वो भी क्या मिल रहा है? भिन्न भिन्न मिल रहे हैं। दूसरा उन्होंने क्या देखा? पहला तो क्या देखा? डिफरेंट टेम्परेचर के लिए डिफरेंट प्लॉट। दूसरा उन्होंने क्या देखा? जो ग्राफ है उसकी प्रकृति क्या है? सतत है। क्या है? सतत है। अर्थात ये जो स्पेक्ट्रम है वो हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है। कैसा है? कंटिन्यूअस। क्या ये टूट रहा गया कहीं ये ग्राफ? नहीं, ये ग्राफ हमारा क्या है? कंटिन्यूअस ग्राफ है। तीसरा इन्होंने क्या देखा? जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? तरंग दैर्ध्य इसी दिशा में तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है। जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, उत्सर्जन क्षमता का मान पहले बढ़ता है और इसके बाद क्या हो जाता है? घट जाता है। देखो, जब आपकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम है उस समय उत्सर्जन क्षमता देखो इतनी है, लेकिन जब तरंग दैर्ध्य यहाँ पे आई है तो उत्सर्जन क्षमता बढ़ गई, फिर उत्सर्जन क्षमता और बढ़ गई। लेकिन जैसे ही एक मैक्सिमम उत्सर्जन
मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य के पास जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये घटना शुरू हो जाती है। ये इनका तीसरा रिजल्ट था। चौथा उन्होंने क्या देखा, चौथा उन्होंने देखा सपोज करो इस टेम्परेचर T1 के लिए जो मैक्सिमम एमिसिव पावर थी या अधिकतम उत्सर्जन क्षमता थी वो लैम्डा m1 के संगत थी। टेम्परेचर T2 के करस्पॉन्डिंग उनकी अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है वो क्या है, लैम्डा m2 है। और टेम्परेचर T3 के करस्पॉन्डिंग अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के लिए तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, लैम्डा m3। तो यहां से उन्होंने क्या देखा, यहां से उन्होंने देखा जब टेम्परेचर बढ़ाया गया, क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया गया तो जो मैक्सिमम उत्सर्जन क्षमता के करस्पॉन्डिंग लैम्डा थी उसका मान क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। जैसे T1 पे लैम्डा m1 क्या था, ये था। T2 पे उन्होंने लैम्डा m2 की वैल्यू देखी, वो क्या आई, ये आई, जो क्या है लैम्डा m1 से कम। इसी प्रकार T3 के लिए उन्होंने देखा तो लैम्डा m3 की वैल्यू क्या थी, और कम हो गई। अर्थात जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है, लैम्डा m का मान घट रहा है। अर्थात लैम्डा m इंटू टी क्या मिला उनको, कांस्टेंट मिला। कह सकते हैं क्या अब इस समीकरण से कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा क्या हो रहा, घट रहा है, इसलिए ये क्या राशि क्या मिलेगी हमें, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का नाम क्या रखा, b, जिसको हम कहते हैं वीन का नियतांक। क्या कहते हैं, वीन का नियतांक। और इसे ही हम क्या कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। अंतिम रिजल्ट उन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि किसी एक टेम्परेचर T1 के लिए कर्षणिका से उत्सर्जित कुल ऊर्जा का मान वो क्या है। जैसे इस टेम्परेचर के लिए कुल ऊर्जा का मान क्या आएगा, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो आएगा। वो उन्होंने देखा टोटल एनर्जी है वो क्या मिली उनको, टेम्परेचर की घात 4 के समानुपाती मिली। अर्थात E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा T की पावर 4, जहाँ सिग्मा क्या था, स्टीफन का नियतांक। क्या था, स्टीफन का नियतांक। अर्थात इसी नियम को हम क्या कहते हैं, स्टीफन का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार ये थी हमारी ब्लैक बॉडी और उसके रिजल्ट थे। अब इन रिजल्टों, ये जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं उनको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो पहले प्रयास किया गया कि अब तक जो ज्ञात भौतिकी हमारे पास थी, क्लासिकल फिजिक्स थी, उसके बेस पे इनको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया, जो क्या रहेगा, फेल रहा।